हेलो बैंकर्स, कैसे हैं? मैं राज में सभी लोगों का। आज हम लोग वन वीडियो वन मॉडल की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं मॉडल सी के बारे में। जहाँ मॉडल सी के जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं, आज हम वो सारे इस एक वीडियो में करने वाले हैं रिवाइज। चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और आज जो यूनिट है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट। क्यों? कि आपके मॉडल सी का ये सबसे बड़ा यूनिट है। तो कहीं ना कहीं ये आपको बहुत हेल्प करेगा आपके एग्जाम में स्कोर करने के लिए। मॉडल सी में सबसे इम्पोर्टेंट है 17, 18, 21 और उसके बाद ये कहीं ना कहीं मेन यूनिट्स हैं आपके मॉडल सी के, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अगर हम बात करते हैं डिलीवरी चैनल को लेकर, तो एक आपका हो गया फिजिकल चैनल, दो कंपोनेंट, एक आपकी ब्रांच और एक आपका एक्सटेंशन। नाउ अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट में, तो हमारे पास एटीएम भी है, हमारे पास इंटरनेट बैंकिंग, हमारे पास मोबाइल बैंकिंग भी है। तो इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक एंड रिमोट चैनल। तो डिलीवरी चैनल के दो कंपोनेंट, वन फिजिकल चैनल एंड नंबर टू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट। नाउ अगर हम बात करते हैं ब्रांच में, ब्रांच और एक्सटेंशन में डिफरेंस। आपके ब्रांच में जो सर्विसेज मिलती है, यानी कि फुल सर्विस, आपको यहाँ मिलती है फुल सर्विस। और यहाँ क्या मिलती है? ओनली लिमिटेड सर्विस। तो लिमिटेड मतलब एक बर्डन को कम करने, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंशन। नाउ कहते हैं कि किसी भी बैंक में जो पहला होता है विच इज कॉल्ड ब्रांच, एंड ब्रांच को हम लोग हमेशा कहते हैं प्राइमरी डायरेक्शन, जो रिटेल बैंकिंग के बिजनेस को डिराइव कर। पहला तो ब्रांच ही है ना सर, जहाँ पे हम सारी सर्विसेज को लेते हैं। तो जब हम ब्रांच में जाते हैं ना, तो वो हम एक टेंजिबल, यानी कि टेंजिबिलिटी से लेकर इनटेंजिबल, इन दोनों प्रकार की सर्विस हमको दे जाते हैं ब्रांच में। आई फील कॉन्फिडेंस कि भाई कुछ भी गलती होगी, वहाँ बैठे हैं मिश्रा जी, हमें बता देंगे, है ना। हमें डेबिट कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है, विच इज टेंजिबल फॉर्म। हमने ऑनलाइन सर्विसेज ली, हमने मोबाइल सर्विसेज ली, इट इज कॉल्ड नॉन टेंजिबल। वो बैंक ब्रांच हमें दोनों ऑफर कर, टेंजिबल और इनटेंजिबल। अब अगर आप ब्रांच में जाके सर्विसेज यूज करेंगे, ब्रांच आपको देता है एक कॉन्फिडेंस, ब्रांच इन्फ्यूज या एक कॉन्फिडेंस कि भाई यहाँ गलती होगी तो कोई सामने है बंदा, तो सही कर देंगे, इन द माइंड ऑफ कस्टमर दैट दे आर नॉट ओनली, मैं फिजिकली वहां पर इन्वॉल्व नहीं हूँ, ऑल्सो फील द सर्विस एक्सपीरियंस, जो ऑनलाइन में नहीं मिलता। हाँ, ऑनलाइन में मेरा काम होता है, और व्हाट आई फील सर्विसेज कैसे काम, जाते हैं ब्रांच में, फॉर्म भरते हैं, लाइन में लगते हैं, एक पूरा प्रोसेस। पर्सनल एट द ब्रांच, रिलेट विद द कस्टमर, क्लियर ट्रांजेक्शन। मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई, मैंने पूछा। अब यहाँ पर कम्युनिकेशन जो है, ये सीधे स्टाफ के साथ हो। मुझे डेबिट कार्ड का पिन जनरेट कर, तो वो हमको बता दें सर ऐसे कर लीजिए, एंड कस्टमर एंड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्विस एक्सपेक्ट आर अचीव फ्रॉम बोथ कस्टमर द बैंक। कहते हैं जब आप काउंसलिंग देते हैं किसी को, तो काउंसलिंग हम जगह फोन पे देते हैं, जब वही काउंसलिंग आप सामने बैठाइए और समझाइए, उसकी बात ही दूसरी है। तो फिजिकली सीइंग द बैंक स्टाफ,
and effect the connection bring in sense of bonding with the banks. मैं रोज ब्रांच में आ रहा हूँ, जाके कैश काउंटर में पैसे जमा कर रहा हूँ, तो कैशियर है ना, वो हमको पहचान। अब क्या होगा, इससे जो लॉयल्टी फैक्टर है ना वो डेवलप होगा। अब अगर किसी को कोई बैंक में अकाउंट ओपन कराना है, पता है, मैं रिकमेंड करूंगा उस बैंक के बाद। आई फील कॉल एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया। अगर मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिल रही है और अगर कैशियर साहब एरोगेंट है, क्या होगा, मैं किसी को रिकमेंड नहीं। यस, बिल्कुल, ब्रांच को हम लोग इसलिए कहते हैं प्राइमरी डायरेक्ट चैनल, कहाँ से बैंकिंग डिराइव होती है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? हाँ, एक ब्रांच में सब कुछ काम कराई, एक काम कर, एक ब्रांच को अलग कर दी। यहाँ पर ओनली एसएमई लोन दिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर लोन दिए। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच इस समय चेंज हो गया फ्रॉम प्लेन वनीला, मतलब प्लेन वनीला मतलब एक फ्रेज यूज किया, वेरी सिंपल। टू मोर स्पेशलाइज अप्रोच ओवर द ईयर, कहते हैं इंस्टीड ऑफ वन शॉप फॉर ऑल ब्रांच डिजाइन हैज मूव टू स्पेशलाइज ब्रांच। लाइक ये एसएमई ब्रांच है, ये एग्रीकल्चर बैंक, ये कॉरपोरेट ब्रांच। आजकल हर एक बैंक कर रहा है अपनी सर्विस को स्पेसिफाई करने के लिए। जैसे नाउ स्पेशलाइज रिटेल एसेट प्रोसेसिंग सेंटर, हम लोग कहते हैं आरएलपीसी। क्या कहते हैं? आरएलपीसी। यानी आपका सारा जो लोन है, तो लोन यहाँ प्रोसेस होता है, लोन एनालाइज होता है, ये सारा काम आरएलपीसी। सो बिकॉज हर एक बैंक आज के डेट में एक ऑब्जेक्टिव हो कि अगर एक स्पेशलाइज ब्रांच होगी तो इससे हमारा जो एट है टर्न अराउंड टाइम में, इस काम को कितने समय में पूरा करना है, बर्डन कम होगा। अगर एक पर्सन से आप सारे काम करा, क्या होगा, बर्डन डाउन हो जाए। नाउ इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसे यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। पहले एक आसान शब्दों में समझते हैं कि बेसिकली बी और बीएफ होती क्या है, व्हाट डज इट मीन बाय। एक पर्सन आपके डोर पर आया, घर पर, कहता है कि आपको क्या करना है। मान लो आपके दादाजी हैं, उनकी पेंशन, वो पेंशन घर में पहुंचा दे, आपको लोन लेना है, आपको लोन सेंक्शन करवा दे। यानी जो काम बैंक करता है के अलावा जो काम बैंक करता है, सारे काम वो पर्सन आपको डिलीवर करेगा एट योर डोर, एट योर प्लेस। ये कहते हैं बीसी, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट। का छोटा भाई है, बिजनेस फैसिलिटेटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का काम, दोनों क्यों स्टार्ट, बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। जहाँ पर ब्रांच ओपन नहीं है, वहाँ पर अपनी सर्विस कैसे दे, कैसे लोगों तक पहुँचे। यस, इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इंडिया में 2006 में स्टार्ट एज पर आरबीआई, फॉर व्हाट, फॉर द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब जो बीसी है उनको परमिट है कि वो सारे ट्रांजेक्शन कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ बैंक एंड सर्व द कस्टमर एज ए एजेंट। वो कहेगा कि मैं बैंक का एजेंट हूँ और बैंक के बिहाफ में सारे काम कर। दूसरा क्या है, बीएफ। बीएफ छोटा भाई है, उसको परमिट है
तो परमिट है। प्रीफर क्लाइंट, pursue client proposal, and facilitate the bank to carry out the transaction, but not allowed to personally do the transaction. Unlike that means BC और BF, that means और BF में डिफरेंस बहुत मोटा है। BC परफॉर्म करता है एजेंट की तरह बैंक के बिहाफ में, BF का काम क्या ओनली फैसिलिटी। आई वो मुझे लगता है कि यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होता, इसीलिए मैं कहता हूँ मैं आपको ऐसे ही पढ़ाता हूँ रात में 9। व्हाट आई बिलीव पर्सनली ना, अगर कॉन्सेप्ट है क्लियर तो जैब होगा क्लियर, आपका सैब होगा। ऑलवेज बी एक्टिव। हाँ, कहते हैं बीसी और बीएफ ये आज के डेट में एक बहुत इफेक्टिव मीडियम है टू रीच आउट अनबैंक पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन अनबैंक जहां पर बैंकिंग नहीं पहुंची हम वहां पर पहुंचेंगे। इन द रिमोट कॉर्नर, विदाउट हैविंग टू इन्वेस्ट इन कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि ब्रांच जब बनती है ना बहुत पैसे लगते हैं, बहुत कॉस्टली लगती है। जो काम ब्रांच करती है वो काम अगर पर्सन कर दिया कितना बेनिफिट। तो जरा देखिए कि बीसी के क्या एडवांटेज। सबसे पहले एक रूरल ब्रांच, एक रूरल ब्रांच जो रूरल ब्रांच है जो बेसिकली कहते हैं कि 4000 से लेकर 5000 तक फैमिली को सर्व कर, यानी नियर बाय 14 to 15 विलेजेस को वो सर्व करते 3 to 20 किलोमीटर। एंड ब्रांच विल रिक्वायर मिनिमम 5 ईयर। जरा सोचो 5 साल लग जाते हैं तब जाके उस ब्रांच का जो बीईपी है, यानी नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, दैट कंडीशन वी नोन एज द बीईपी, वो पूरा होता है। और वही काम बीसी क्या कर देता है, टू रीच आउट सेम पॉपुलेशन एट मच फास्टर पेस विदाउट हैविंग टू क्रिएट एनी न्यू बैंक। यानी आपको ब्रांच नहीं बनानी, आपको ब्रांच नहीं बनानी और हम पहुंच जाएंगे अब तक। पहला फायदा तो ये। दूसरा क्या फायदा, इट हेल्प द बैंक अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी आपको अगर गवर्नमेंट का फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होती है, एक आम आदमी को बैंक से जोड़ना एट वेरी अफोर्डेबल कॉस्ट, यही कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। बाय रीचिंग आउट टू क्लाइंट beyond the branch network in remote corner of the country. Now, it facilitates doorstep banking with account opening, disbursement and loan recovery. ये सारे काम करते हैं बीसी। जैसे गांव में जो लोकल एनजीओ होते हैं उनके साथ टाई अप करते हैं, पोस्ट ऑफिस उनके साथ टाई अप करते हैं, वीडियो ऑफिस उनके साथ टाई अप करते हैं। they enhancing the quality of asset, easier है and cost effective in scaling up the model और as per RBI guideline ऑल बीसी। अगर मान लो आपको बीसी बनना है किसी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंडेटरी सर्टिफिकेशन प्रोसेस before being authorized to function
एज ए बिजनेस प्रॉस्पेंड। अब यहाँ तक किसी के मन में कोई डाउट नहीं। एक ब्रांच में सारा काम, ब्रांच एक प्रकार की बैंकिंग सेंटर है, फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे सारा काम होता है, फेस टू फेस मेंबर होते हैं। बट एक्सटेंशन में क्या होता है, मैंने क्या बोला, ऑनलाइन लिमिटेड बैंकिंग होती है। आज के डेट में जो बैंक है ना, अपने बर्डन को कम करने एक काउंटर स्टार्ट, विच इज कॉल्ड सेंटन काउंटर। ये एक्सटेंशन काउंटर वो स्टार्ट करते, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर एटीएम क्या होता है, लगता है सभी लोगों को पता। इसका दूसरा नाम, इसे हम एबीएम भी कहते हैं, यानी कि ऑटोमेटेड बैंकिंग के नाम से भी हम जानते हैं। एबीएम एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक टेली कम्युनिकेशन है, जो इनेबल करता है कस्टमर of a financial institution to perform financial transaction without the need for a human cash clerk or bank teller. दो तरह के एटीएम होते हैं, एक ऑन साइट और एक जब भी पूछे तो ऑन द ग्राउंड ऑफ सर्विसेज। कितने प्रकार के एटीएम, दो प्रकार के। एक, मैं इस ब्रांच में काम करता हूँ और मेरे ब्रांच का नाम है एस, यहाँ पर एक एटीएम है, और एक यानी ब्रांच में एटीएम, और एक ब्रांच के बाहर एटीएम है, काफी फार अवे, ब्रांच के बाहर कहीं। इट इज कॉल्ड ऑफसेट एटीएम। काफी इजी है कस्टमर के लिए। एज पर मेरा रिक्वायरमेंट, मुझे जब भी पैसा रिक्वायरमेंट होता है मैं विड्रॉ कर लेता हूँ। और आज के डेट में सिर्फ पैसा विड्रॉ नहीं होता, बहुत सारी सर्विसेज बैंक आपको देते हैं। ऑफर द फैसिलिटी कैश विड्रॉ, कैश रेमिटेंस, वॉट एवर ब्रांच प्रेमिसेस। अगर ब्रांच प्रेमिसेस में है ऑन साइट, और अगर ब्रांच प्रेमिसेस के बाहर है क्या हो गया, ऑफ साइट। एक आपको मैं एड ऑन नॉलेज देता हूँ, तो बुक में नहीं है। टाइप ऑफ एटीएम क्या होता है, अगर कोई एटीएम, किसी एटीएम, अगर कोई एनबीएफसी स्टार्ट कर रहा है, यानी उसको बैंक नहीं कर रहा, उसे कहते हैं वाइट लेवल। जैसे इंडी कैश विच इज मॉनिटर बाय, इंडिया में कोई भी एटीएम सिंपल जहां किसी बैंक का लोगो है, पीएनबी वॉटेवर, जहां बैंक का लोगो है, और उस बैंक के सिस्टम को जो मेंटेनेंस है और जो आउटसोर्स करती है थर्ड पार्टी, गार्ड, उसका मशीन चला कि नहीं, सारा आउटसोर्स। बैंक का लोगो है, ये कैश डालना और नेटवर्क, ये काम ओनली बैंक कर रही है। इट इज कॉल्ड ब्राउन। अगर मान लो किसी एटीएम जहां पर ओनली कल्चर रिलेटेड काम होता है, केसीसी विड्रॉ होती है, ओनली लोन अप्लाई होता है केसीसी का, ये सब काम होता है, इट इज कॉल्ड ग्रीन लेवल एटीएम। अगर किसी एटीएम हम ओनली पेड कर सकते हैं शेयर के फॉर्म, इट इज कॉल्ड ऑरेंज लेवल एटीएम। अगर कोई एटीएम जहां से अमेजोन या कॉमर्स पे कुछ भी खरीद रहे हैं तो ओनली वही काम करे, और अगर कोई एटीएम स्पेसिफिक फॉर फीमेल के लिए बना दिया, ओनली यहाँ फीमेल,
इट इज कॉल्ड पिंक लेवल। पहला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक चैनल इन रिटेल बैंकिंग रेफर टू इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग और ऑल द एबव। नीड टू। तो बिल्कुल आंसर क्वेश्चन इजी है। एटीएम इलेक्ट्रॉनिक मोड का है, इंटरनेट बैंकिंग भी है, मोबाइल बैंकिंग भी। आंसर क्या होगा? What are the advantages of good branch layout? Number one, promote efficiency as it will ensure smooth flow of service. Internal communication effectiveness, increase thereby facilitate better coordination among the staff resulting in better customer service. Provide a comfortable and congenial work environment to the staff. Serve as an image building tool for the bank. मेरे हिसाब से ये सारे पॉइंट बिल्कुल सही। आंसर क्या होगा? The facility available for mobile banking, facility for use banking facility from anywhere. Operation instructions carried out by option to pay utility bill, transfer of funds between accounts, bank and other bank, and 5, all the above. All the आंसर। ये क्वेश्चन आज का टास्क है और आपको इसका आंसर बताना है। उसी वीडियो के नीचे कमेंट। ऐसा कौन सा पेमेंट ऐप है जो वर्क करता है विदाउट इंटरनेट? यूनिट नंबर 19। गाइस, ये जो यूनिट नंबर 19 है ना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत इजी है। क्यों इजी है? तो मैं आपको रीजन बताता हूँ। इसमें ज़्यादा फैक्ट नहीं, और इसमें जो क्वेश्चन आते हैं ना, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आएंगे। तो कभी कभी एग्जाम में यहाँ से 2 मार्क्स या 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे, तो बहुत ध्यान से समझते हैं और एक एक फैक्ट को समझते हैं। अगर हम बात करते हैं डिलीवरी मॉडल, बैंक अपनी सर्विस को आप तक कैसे पहुंचे? आप ब्रांच में लेके सर्विस, आप एटीएम में सर्विस लेते, आप मोबाइल बैंकिंग से सर्विस लेते। मतलब देयर आर सो मेनी मीडियम जिनके द्वारा आप अपनी ले सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे वो डिलीवरी मॉडल, वो डिलीवरी चैनल जहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी कि बैंक जो सर्विस आपको देगा वहाँ पर ह्यूमन मस्ट बी देयर। जैसे मेरे पास मोबाइल फोन, मैंने लॉगिन किया, मैंने काम किया, यहाँ कोई भी इंटरवेंशन, सारा काम ऑटोमेटिक। बट मैं अगर ब्रांच जाता हूँ, ब्रांच में काम करता हूँ, कुछ भी एक पर्सन, यहाँ बात करेंगे स्टूडेंट में ओनली यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेन कर। सबसे पहले एक कस्टमर, इंटरनल कस्टमर कौन होता है? यू ऑल आर स्टाफ ऑफ द ब्रांच। दूसरा,
दूसरा, एक ऐसा पर्सन जो स्पेसिफिक स्टडी वही की है, मार्केटिंग की, स्पेशलाइज्ड मार्केटिंग। और तीसरा, जिसे हम कहते हैं डीएसए, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट। ये तीन ऐसे चैनल हैं जहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी व्हेन वी टॉक अबाउट ह्यूमन इंटरवेंशन एंड व्हेन वी टॉक अबाउट सर्विस डिलीवरी, नंबर वन ब्रांच, नंबर टू बियॉन्ड द ब्रांच। व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रांच, तो नंबर वन एक स्टाफ ब्रांच में, और एक ब्रांच में नहीं तो सेंटर्स में होते हैं, विच इज कॉल्ड डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर। और एक वो पर्सन जो ब्रांच के बाहर है, देखिए हम लोग, जिसे हम कहते हैं डीएसए। नहीं, एयरपोर्ट पर, मेट्रो पर, मॉल्स में, सर क्रेडिट कार्ड चाहिए, सर लोन चाहिए, पूछता है ना, वो ब्रांच में नहीं है, उन्हें हम कहते हैं डीएसए, जिनको फी चाहिए। हाँ, अब एक पॉइंटर आता है, सर अगर आपको अपनी सर्विस डिलीवरी बेहतर करनी है, तो जो पहला पर्सन है ब्रांच में, स्टाफ, स्टाफ को क्या करना चाहिए? स्टाफ परचेज था, कौन सी उसमें क्वालिटी होनी चाहिए जिनसे सर्विस डिलीवरी क्या हो, बेहतर हो, है ना, बेहतर हो। नंबर वन, एक पर्सन जो आपकी ब्रांच में आ रहा है, उसको आप कितना समझते हैं? अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, हिज इनकम। पता चला मैं ब्रांच में गया और मैंने कहा कि मैं मंथली कमाता हूँ, मेरा जो इनकम है वो इनकम है 3 लाख रुपए, यानी मोटा मोटी मैं साल में लगभग 40 लाख रुपीज कमाता हूँ। और आप मुझे ऑफर दे रहे हैं, सर आप मेरे यहाँ प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना ले लीजिए, सर आप मेरे बैंक में प्रधानमंत्री जनधन योजना ओपन करा। अरे भाई मैं तो क्रेडिट वर्थी कस्टमर हूँ, हम तो सब ले लेंगे, मुझे ऑफर तो करें। अगर आपको ये नहीं पता कस्टमर के बारे, उनकी फाइनेंशियल प्रोफाइल के बारे, मैं कौन सी स्टेज में हूँ, मेरी क्या रिक्वायरमेंट, फिर आप सर्विस को बेहतर नहीं बना। पॉइंट नंबर टू, अगर मैं बैंक में गया हूँ बस डिपॉजिट करने, क्या करने, कैश डिपॉजिट, तो वहां पे क्या मैंने किया, तो आप, अगर आपको ये पता है कि आपके बैंक में और भी कुछ प्रोडक्ट है, अगर आपने मुझे वो सेल कर दी, यानी कि क्रॉस सेलिंग, राइट प्रोडक्ट मैच दियर रिक्वायरमेंट, ये तभी होगा जो पहला वाला होगा। और मैं बिलीव करता हूँ गाइस कि सर्विस इंडस्ट्री में ना, अगर आपको टिकना है सर, टिकना है अगर, ये बेस्ट है। पोस्ट सेल, सामान आपने बेच दिया, बेचने के बाद फॉलो अप लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है, किसी कस्टमर जो है वो सेटिस्फाई होगा, अच्छा बैंक है, बेचने के बाद फॉलो अप ले रहा है। यही लोग लैकिंग करते हैं, लोग फॉलो अप नहीं लेते। आप हमेशा ये फील करिए जब आप सर्विस दे रहे हैं कि जहाँ सामने वाला बैठा है
अगर मैं कस्टमर होता, मेरी एक्सपेक्टेशन क्या होती ना, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पुटिंग योर सेल्फ इन शूज ऑफ उसके बाद अंडरस्टैंडिंग प्रोडक्ट फीचर, आप जो ऑफर करते हैं कस्टमर या आपका बैंक जो डिलीवर कर रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट एंड फीचर आपको प्रॉपर पता हो, जिनसे आप चीज़ों को अच्छे से काउंसिल कर पाएंगे, कन्विंस कर पाएंगे अबाउट बैंक प्रोडक्ट, इसमें क्या बेनिफिट्स है, इसका क्या बेनिफिट्स आप डिलीवर कर पाएंगे, है ना। और मेरा मानना है कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, योर एटीट्यूड, आपका एटीट्यूड। कभी कभी हम लोग गुड मॉर्निंग भी नहीं कहते, कि वो सारे वो पर्सन है, ये सारी वो है सर्विसेज को बेहतर बनाने की, कि हम क्या करें जो बेहतर हो जाए, इनहेंस। और ये किन के लिए है, कि ब्रांच के स्टाफ। यानी पहला पॉइंट हमने कवर कर लिया। पॉइंट नंबर 2, डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर, भाई साहब, इसे हम डीएमएम कहते हैं। ये कौन होते हैं, ये भाई साहब, ये आपकी तरह नहीं होते हैं, जिनको बड़े बड़े एमबीए कॉलेजेस से, आईएम से, एमटी गाजियाबाद से, एम्बेसी से, बड़े बड़े पैकेज पर इनको हायर किया जाता है। जैसे एक ब्रांच मैनेजर हो सकता है कि बीकॉम भी हो, एक बीए भी हो, असल से जॉब कर रहा हो, और एक ऐसा पर्सन जिसका काम ही है मार्केटिंग, मार्केटिंग कोई पढ़ा है, कोई समझा है, तो नए नए आइडियाज लेके आ सकते, उसे ही कहते हैं हम लोग डेडिकेटेड मार्केटिंग मैनेजर। आपके बैंक में जो स्टाफ है ना, उसके अलावा कौन किए जाते, यानी आपके बैंक में जो एग्जिस्टिंग इंटरनल ह्यूमन रिसोर्स के अलावा, ये काफ़ी यंग होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और इनको सीधे कैंपस प्लेसमेंट एग्ज़ाम नहीं देते हैं। तो ये वो पीओ और क्लर्क का एग्ज़ाम नहीं देते, डायरेक्ट हायर करते हैं थ्रू कैंपस प्लेसमेंट, शूट किए जाते हैं। उनको बैंक में जो जूनियर मैनेजमेंट की प्रोफाइल होती है, वहाँ पॉइंट करते हैं, कुछ मिडिल में करते हैं, कुछ मॉर्निंग, मतलब कुछ जूनियर में, कुछ को। अब एक पॉइंट आता है कि सर इनकी क्या ब्यूटी है। पहला, इनको मार्केट का ज्ञान रहता है, इन्होंने वही पढ़ाई की है एमबीए में, इनका एक्सपर्टाइज ही वही है। तो अगर मैं आपको हो कि मेरा एक्सपर्टाइज है जैब और सैब, मैं जैब और सैब के सारे पेपर पढ़ा सकता हूँ एज पर माई क्वालिफिकेशन। अब आप मुझे दे देंगे मैथ, तो ऐसा नहीं कि मैथ नहीं पढ़ाऊँ, बट मेरा जो स्पेशलाइजेशन है वो फिनांस है, मैनेजमेंट है। मेरी जो परफॉर्मेंस है यहाँ बेहतर आती है, इंस्टीड ऑफ, प्लस इनको ये पता होता है कि भाई बिजनेस कहाँ से आए, इनको ये पता होता है कि ये जो प्रोडक्ट है और ये जो सर्विस डिलीवरी प्रेजेंटेशन, ये इस कस्टमर के लिए ऐसी होनी चाहिए। बिकॉज व्हेन वी टॉक अबाउट कस्टमर सेगमेंटेशन, मतलब क्या होता है, हम कस्टमर को ना ऑन द ग्राउंड ऑफ इनकम,
एज, जियोग्राफिकल लोकेशन बहुत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते। जरूरी नहीं कि एक लिटरेट पर्सन आप वैसे ही डील करें जैसे एक रूरल पर्सन को डील कर रहे हैं। दोनों अलग सेगमेंट। एमएसएमई लोन अलग है, कॉर्पोरेट लोन अलग है। राइट सेलिंग द टारगेट कस्टमर। अब आपको ये पता होना चाहिए आपका फोकस किसका है, यानी कि राइट सेलिंग। आप पता चला कि आप, जो मैंने एग्जांपल दी, बेचना है एमएसएमई लोन और बेच रहे हैं पर्सनल लोन, प्लस ये बहुत इजी वे में सेल को कन्वर्ट करते। यानी मान लो मैंने इंक्वायरी की और इंक्वायरी करने के बाद क्या हुआ, आपके बैंक में लीड जनरेट हुआ। लीड मतलब डेटा आया। ये उस डेटा को बहुत जल्दी कन्वर्ट करते हैं कस्टमर में, उस सेल। जो ये प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करने की कोशिश करते हैं। और दिस वन, फॉलोअप लेना, यानी कि ये फॉलोअप जरूर लेते हैं। ये हमारे दूसरे पर्सन, यहाँ पर फिजिकल चैनल यानी फिजिकल पर्सन इंडल्ज होता है। नाउ ये देखिए, मुस्कुराइए आप लखनऊ में, इनको कहते हैं डीएसए, बड़े चालाक। क्यों? इनका बेसिकली इनको बैंक एम्प्लॉय नहीं होते, इनकी एजेंसीज को बैंक हायर करते, और हायर करने के बाद ये बैंक के लिए बिजनेस लाते। और इनको क्या मिलता है? फ्री मिलता है, कोई इनकी सैलरी नहीं होती। और ये ज्यादातर जो बेचते हैं ना, वो बेचते हैं क्रेडिट कार्ड और रिटेल, ये ज्यादा बेचते हैं, क्रेडिट कार्ड और रिटेल का मुख्य व्यवसाय। इनके रोल क्या है? जो पर्सन, जो बोरोवर है, जो बोरोवर है, जो बिजनेस लोन दूर रहा है, तो मिलाइए लेंडर से, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लेनिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द बिजनेस लोन द कस्टमर। अब इन ये क्या करते हैं? ये आपको मिले मॉल में, ये कहाँ मिले? आपको मिले मॉल में। मॉल में मिलने के बाद ये क्या करते हैं? आपसे डॉक्यूमेंट लेते हैं और आपसे लोन एप्लीकेशन लेते हैं भरने की। तो प्रॉपर वेरीफाई फर्स्ट टाइम ऑफ फेस, और चेक करते हैं कि भाई इसका जो ड्यू डिलिजेंस है वो सही है कि नहीं, इनकम सही है, तो सही से भरा है। और ये इंश्योर करते हैं कि जो डॉक्यूमेंट दिए सपोर्टिंग में बोरोवर ने, वो जेन्युइन है, वो फोर्जवन नहीं है। फाइनली फाइनली वो फॉर्म को लेते हैं और बैंक में आके सबमिट करते हैं, वहां अपना कोड डालते हैं। कोड नहीं डालेंगे पता ही नहीं चले बकरे को कौन लाया है, इस बकरे को कौन लेके आया। अभी तो मिलेगा इसका इनका इनको कमीशन, है कि नहीं? ना। और एक बहुत बड़ा रिस्क बैंक कभी कभी फेस कर, जिसका नाम है रेपुटेशन।
ये ऑलवेज ना एक प्रकार का थ्रेटिंग है, ऑलवेज एक थ्रेटिंग फैक्टर इन द डीएसए। तो ये बस ना बेच के भाग जाते हैं और इनका कोई काम नहीं। तो डीएसए इनका प्योर फोकस है ओनली बेचने पर। बाय पुशिंग द प्रोडक्ट देन effective marketing after verifying the need of the customer and their actual requirement. Hi Suman, what happened? एक काम करना सुमन सर, सुमन मैम जो भी हो, अ, आप एक हेल्पलेस नंबर है, मोमेंट मैं आपको देता हूँ। आप इसी वीडियो के नीचे आके देखेंगे ना, हेल्पलाइन नंबर है ना, इसी वीडियो के नीचे आप उस पर कॉल करिए, बिल्कुल आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। इट इज माई कमिटमेंट। ठीक है, ओके सुमन, 100%। तो डीएसए बेसिकली जो है ना, प्योर सेलिंग का काम बस ओनली बेचना है साहब, और कोई काम नहीं। बाकी जो भी हो तो बैंक को लॉस होता है, उनका जो रेपुटेशन है ना वो डाउन होता है। नाउ सर क्या होती है को लेंडिंग, जिसे हम CLM के नाम से, जिन्हें हम CLM के नाम से जानते हैं। होता क्या है, जब इंडिया में आया कोविड-19, देखा क्या गया कि इंडिया में MSME सेक्टर, इंडिया में MSME सेक्टर और बेसिकली जो इंडिया में PSL सेक्टर, उनको बहुत दिक्कत है। उन तक में आसानी से हम पहुंचे इन द फॉर्म ऑफ लोन, उनको दिक्कत है। इसीलिए इंडिया ने कहा कि जो दो दुश्मन है, चलो लोन के रिस्पेक्ट को मिलिए और होइए भाई भाई। और कहा कि जो बैंक है और जो NBFC है, अब ये दोनों मिलके काम करें इस सेक्टर। सेक्टर कौन है, और ये आया 5 नवंबर 2020 को गाइडलाइन। नाउ इसमें क्या फोकस था कि बेसिकली जो मैंने बातें कही आपसे, इंप्रूव हो सके क्या, क्रेडिट का फ्लो टू अनसर्व एंड अंडर सर्व सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, और बहुत ही आसान तरीके से, इजी वे में जो फंड है वो अवेलेबल हो सके। अल्टीमेट बेनिफिशियरी एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, और साथ साथ बैंक और NBFC मिलकर इस पर काम, और इसको नाम दिया गया CLM मॉडल। में क्या कहा गया कि जो बैंक है ना सर, आर परमिटेड पोलैंड विथ ऑल RBI रजिस्टर NBFC, जिसमें जो हाउसिंग फाइनेंस के बैंक कंपनी जो इंडिया में हाउसिंग फाइनेंस करती, उनको भी हमने NBFC कहा, हमने नहीं मतलब RBI ने कहा, एज पर एग्रीमेंट। तो इट इज कॉल्ड कोलन मॉडल।
इसमें कहा गया द टर्म एनबीएफसी मतलब फॉर दिस पर्पस ऑफ दिस नॉट इंक्लूड, यानी कोई भी पार्टनर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है ना, इंडिया में कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को हम एनबीएफसी मानेंगे और वो इस मॉडल में इंक्लूड हो सकते हैं। तो पहला पॉइंटर कि जो भी एलिजिबल है वो जुड़िए। दूसरा पॉइंटर ओनली ये नहीं कि आपने मिलके लोन दे दिया, कॉर्पोरेट लोन, नो नो नो, ऑल लोन जो भी बेसिकली पीएसएल के लिए उनमें मिले। पीएसएल क्या होता है सर? इंडिया का जो प्रायोरिटी सेक्टर है, लाइक एमएसएमई, एग्रीकल्चर, हाउसिंग, इनको आपको लोन देना ही देना है एज पर गाइडलाइन। रूल है इंडिया का क्या, मान लो इंडिया में कोई भी बैंक जो इनका टोटल क्रेडिट है एनबीसी के, इसका आपको 40% कम से कम देना है पीएसएल में। और अगर मैं बात करूँ आरआरबी को तो और ज़्यादा देना है, उनको देना है 20% मिनिमम देना है। किसको? इस सर्कुलर में, को लेंडिंग मॉडल में, एनबीएफसी। 80% किसको देना है मैक्सिमम? प्लस हु कैन ओरिजिनेट, का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जिनकी ब्रांचेज बहुत ज़्यादा है, और कर सकते। और रिटर्न, यानी ये नहीं कि आप इसे प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो इंडिया में गाइडलाइन है परसेंट को, कि आप अगर लोन देते हैं कि कल्चर में, उसका जो परसेंटेज है कितना होगा उतना नहीं होना चाहिए। ये पॉइंट मैं चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट। उम्मीद करता हूँ जो ये सेशन को आगे देखेंगे, बिलीव करिए गाइस, मैं एकदम प्यार तरीके से मैंने पढ़ा दिया। और नॉर्मली इतना डेप्थ, इतना डिटेल में आपको यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मुझे बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या। चलिए, नो, अभी पीछे उन्होंने देखा कि अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इंटरवेंशन को, एक आपका विश्वास स्टाफ, एक आपके स्पेशलाइज मार्केटिंग पर्सनल, और एक आपके डीएसए, आंसर क्या होगा? नीड टू आंसर का। अगला, द रिक्वायरमेंट फॉर डिलीवरी इफेक्टिव सर्विस टू द कस्टमर आर, सबसे पहला क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग द कस्टमर, उनकी इनकम, हिज फाइनेंशियल प्रोफाइल, हिज नीड, हिज रिक्वायरमेंट, सेलिंग, क्रॉस सेलिंग, पोस्ट सेल सर्विस, कस्टमर एम्पैथी। आंसर क्या होगा? ये सारी तो रिक्वायरमेंट है, तभी तो डेवलपमेंट होगा, तो बेहतर होगा।
आपने देखा होगा कि बड़े बड़े बैंक या हर बैंक मानी टाई अप करते हैं इंस्टीट्यूशन से बल्क लोन के लिए। जैसे मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ वहां पर हर जगह लिखा हुआ है क्या, ये प्रॉपर्टी प्रूफ्ड है बाय इस बैंक। तो जो होम लोन है, ऑटो लोन है, पर्सनल लोन है या एजुकेशन, ये सारे इसमें काउंट होते हैं, यानी कि ऑल द एव। नाउ नाउ व्हाट इज द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क एसोसिएट विद डीएसए, यानी कि जो डीएसए मॉडल है बैंक के साथ कौन सा रिस्क एसोसिएट, मार्केट रिस्क एसोसिएट या क्रेडिट एसोसिएट या ऑपरेशनल एसोसिएट है या रेपुटेशन। बैंक की क्या डाउन होती है, रेपुटेशन। ये तो जब आप बेसल पढ़ेंगे ना 1 2 3 और मॉडल बी में जब पढ़ेंगे आप यूनिट नंबर 7 वहां पढ़ेंगे क्या होता है मार्केट रिस्क, क्या होता है क्रेडिट, क्या होता है ऑपरेशन। यहाँ आंसर क्या होगा, ऑपरेशन रिस्क, सॉरी रेपुटेशन रिस्क। नाउ which of the following payment app work without internet, यानी आपके फोन में अगर ऐप इंटरनेट नहीं है तब भी वो ऐप चलता है। मोबाइल बैंकिंग ऐप, यूपीआई ऐप, यूपीआई 1 2 3 पे या मोबाइल वैलेट। सही आंसर क्या, नो बिल्कुल याद रखिए यूपीआई 1 2 3। व्हाट डज वेरिएशन मीन, उन्होंने यूनिट पढ़ा था ना 16। ये मैं कुछ एड ऑन क्वेश्चन लेके आऊंगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज टुवर्ड्स रिकवरी ऑफ लोन, इस काम को या पूलिंग इंडिविजुअल लोन एंड सेलिंग एज ए पैकेज या ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज एज अ मार्केट इंस्ट्रूमेंट या इशू न्यू सिक्योरिटीज और बैंक रेज मनी। का सिंपल सा आंसर है, मैंने जितने भी लोन थे एज पर माई रिक्वायरमेंट मैंने उनको पूल किया और बेच दिया इसको स्पेशल पर्पस में। आंसर क्या, ये आज के क्वेश्चन का टास्क है। ये आज के क्वेश्चन का टास्क और आप सभी लोगों को इस वीडियो के नीचे मुझे आंसर दें, मैं चेक करूँ। और इस सीरीज में आज हम बात करेंगे मॉडल सी यूनिट नंबर 20 के बाद। अगर मैं कहूं कि व्हाट इज सीआरएम, सीआरएम क्या होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस एंड टेक्नोलॉजी that business use manage and analyze customer data and
इंटरेक्शन थ्रू आउट द कस्टमर लाइफ साइकिल। आपके बैंक में CRM पोर्टल बेसिकली एक प्रकार की ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसा सिस्टम जिनसे हम कस्टमर के डेटा को मैनेज करते, एनालाइज करते और एज पर देयर रिक्वायरमेंट लाइक मार्केटिंग, सेल्स, कस्टमर सर्विस एंड सपोर्ट, वहां पर मैं से यूज करते। नाउ अगर मैं कहूं आपको कि आज के दिन में जो CRM है, इसके कितने वे हैं, कितने डायमेंशन, तो पहला काम इसका क्या है कि थ्रू CRM वी नीड टू एक्वायर द डेटा। मैंने कहीं ऑनलाइन सर्च किया जो होम लोन चाहिए, मैंने बैंक के IVR को कॉल किया, फोन बैंकिंग, जहां से भी डेटा मिला, पहला काम डेटा को एक्वायर करना, तो कहीं ना कहीं बैंक के लिए इमीडिएट प्रॉफिटेबल, नंबर 1। नंबर 2, तो हमारे पुराने कस्टमर, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हीं को हम और भी सर्विसेज बेचते हैं। आपके जो पुराने कस्टमर हैं उनको आप कैसे रिटेन करते हैं, who are the most profitable and valuable to the bank for the longest duration. Now तीसरा, expansion of the customer relationship with the bank encourage more purchase and safety the less profitable customer, lower cost delivery channel. आपको बैंक से मुझे आपको मैसेज आते हैं, हमारे बर्थडे पर नया कोई लॉन्च हुआ उसकी इन्फॉर्मेशन मेल्स आती। इसके 3 डायमेंशन, पहला नए कस्टमर को एक्वायर करो, दूसरा रिटेन करो और तीसरा रिलेशनशिप को इनहेंस करो, द क्रॉस सेलिंग। और जो लगता है कि भाई ये कस्टमर उतना प्रॉफिटेबल नहीं है, उनको हम वहाँ भेजेंगे जहाँ पर हमारी कॉस्टिंग कम है, थ्रू टेक्नोलॉजी या विच इज कॉल्ड लोअर कॉस्ट डिलीवरी। अगर मैं कहूँ कि इसमें कितने स्टेज हैं, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में ये यूज किया जाता है, इसके कितने स्टेज हैं। सबसे पहला काम, होल स्टाफ मेंबर ऑन बोर्ड, उनका सारा डेटा ऑनलाइन। नंबर 2, आपके पास जो भी डेटा आता है, कहीं से भी आता है, उसके प्रोफाइल को कैप्चर करना थ्रू टेक्नोलॉजी, इनेबल मोटर। तीसरा, उस इंफॉर्मेशन को आप एनालाइज करें 360, और आपने जैसे बकेट बना लिया, मेरे बैंक में ये बकेट है 1, 2, 3 एंड 4, और आप इस बकेट में कि भाई ये लो कस्टमर है, ये हाई कस्टमर है ना, ये सेल्स वाले हैं, ये मार्केटिंग वाले हैं, इनको में डिस्ट्रीब्यूट करें। आपके पास जो कॉमन इंफॉर्मेशन बकेट, नाउ एज पर नीड, एज पर देयर डिमांड, आप उनके हिसाब से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को डिजाइन करो। उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑफर करें, ऑफर द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द टारगेट and segmented customer from the information bucket with the right price, and provide right sell and services process to achieve total customer satisfaction. गाइस, कहीं ना कहीं आपके मॉडल सी में
मैंने पहले भी कहा था कि सीआरएम से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। तो अगर मैं पूरे सीआरएम को एक पिक्चर की फॉर्म में समझाऊं, तो बस इस पिक्चर को ध्यान से देखिए। जैसे मान लो मैंने आपके बैंक में कोई कम्युनिकेट किया, कुछ भी इंक्वायरी किया, तो आपने डेटा फीड किया। मैंने कुछ ऑनलाइन सर्च किया, तो आपके पास डेटा गया। मैंने ईमेल से इंक्वायरी की, तो डेटा गया। मैंने थ्रू टेलीफोन, फोन बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग मैंने इंक्वायरी की, तो डेटा गया। तो बैंक क्या करेगा? वेब पोर्टल, वेब टेक्नोलॉजी उन सभी डेटा को क्लासिफाई और अपने डेटाबेस में उसको इंसर्ट करेगा। उसके बाद जो डेटा उसके पास आया है उसको एनालाइज करें। नाउ अब उस इंफॉर्मेशन को फ्लो करेगा। भाई ये डेटा सपोर्ट के लिए, ये डेटा सेलिंग के लिए, ये डेटा मार्केटिंग के लिए, और ये डेटा मैनेजमेंट के लिए। पूरा सीआरएम जो आपके बैंक में यूज होता है कंपनी में, वहां ये डेवलप है। दिस इज कॉल्ड सीआरएम। तो डेटा जो भी आया मैंने उसको क्या किया? थ्रू टेक्नोलॉजी एनालाइज किया और एज पर द रिक्वायरमेंट हमने सेंड किया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करा। ना अगर मैं कहूँ कि हम जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सीआरएम को इम्प्लीमेंट करते हैं, इतने स्टेज। सबसे पहले उस कस्टमर को आइडेंटिफाई करिए जो मोस्ट प्रॉफिटेबल है, इतना शूट करना, काटना। फिर क्या करें? आप क्लासिफाई। उसके बाद मोस्ट प्रोमिनेंट कस्टमर, ये हर कोई वॉक करता है आपके ब्रांच। बट आपको पता है कि जैसे 10% काम के, तो जो मोस्ट वैल्यू कस्टमर है उनके सारे इंटरेक्ट करिए, उनको कन्विंस करिए, उनको कन्वर्ट करिए और कस्टमाइज करिए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फॉर डिफरेंट कस्टमर्स। हम लोगों ने मॉडल बी में पढ़ा था कि जब भी हम बात करेंगे कस्टमर सेगमेंट को लेकर, सेगमेंट मतलब डिस्ट्रीब्यूट, हम कस्टमर को इनकम के भी हाथ में, हम कस्टमर को एज के भी हाथ में, हम कस्टमर को उनके एरिया के बिहाफ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नंबर 1 आइडेंटिफाई करना, नंबर 2 क्लासिफाई करना, नंबर 3 इंटरेक्ट करना, एंड नंबर 4 कस्टमाइज। अगर आपके बैंक में सीआरएम आ गया, क्या बेनिफिट? कि जो कस्टमर सर्विस है वो बेहतर हो जाएगी, आपके बैंक में सेल इंक्रीज हो जाएगा, आपके बैच में एज पर देयर नीड आप एनालाइज करेंगे, आप कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे, कस्टमर को रिटेन कर पाएंगे, तो कस्टमर को स्पीडी सर्विस कम्युनिकेट कर पाएंगे टू आईवीआर, टू मेल एंड वॉट एवर। तो दैट वी कॉल द सीआरएम पोर्ट जो आपके बैंक में आप यूज करते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं आज के डेट में कि सीआरएम के बहुत सारे बेनिफिट। अगर कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो बेनिफिट क्या होगा? आप क्रॉस सेलिंग कर पाए। मैंने आपके बैंक में ओपन किया करंट अकाउंट, मैंने आपके बैंक में ओपन किया सेविंग अकाउंट। अगर सेविंग अकाउंट की सर्विसेज आप मुझे सही दे रहे हैं, तभी तो आगे चलकर मैं होम लोन लूंगा,
तभी तो आगे चलकर मैं एजुकेशन लोन लूँगा, मैं कार लोन लूँ, मैं क्रेडिट कार्ड कर पाऊँ, विच इज कॉल्ड। जब कोई बैंक अपने पुराने कस्टमर को कोई सर्विस देता है, दैट बी नोन एज द क्रॉस। हेल्प द बैंक टू डिराइव, यहाँ पर एक फ्रेज यूज किया गया, मैं जितना सर्विसेज लूंगा उतना पैसा आपको दूँ। तो थ्रू टेक्नोलॉजी आप ट्रैक कर पाते, इंक्रीज शेयर ऑफ वैलेट फ्रॉम द कस्टमर। आपके बैंक में अगर मैं पूछूं 5 साल पहले इस दिन कस्टमर आया, आपने तुरंत वेरीफाई कर ली, तुरंत आपने निकाल ली, अगर वही काम अगर मैनुअल होगा, क्या ये पॉसिबल है? टेक टू मच टाइम। आपके बैंक में जो ऑफिशिएंसी है ऑपरेशनल, वो बेहतर होती। हेल्प टू टेक ऑन कॉम्पिटिशन, SCR, more customer focus and attention. Okay, now help to understand from a lifetime to the structure database on dynamic base। मैं ये कह सकता हूँ कि सीरम अगर ना हो आज की डेट में, मैं किसी भी डेटा को एनालाइज नहीं कर पाए और कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाए, दैट बी नोन एज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, वाई CRM need to increase operational efficiency and to derive more value from employee, the increasing competition in retail banking, the increasing importance of fee-based income, delivery channel efficiency, and application of technology। 5 ऑल क्या होगा? ये सारे तो हैं, ये सारे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के पार्ट हैं। आंसर क्या होगा? 5। अब उन्होंने पीछे देखा कि अगर मैं CRM की बात करें तो उसमें स्टेज कैसे, सबसे पहले क्या किया गया? कैप्चर द कस्टमर प्रोफाइल एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू कॉमन इंफॉर्मेशन। दूसरा, डिजाइन सुटेबल प्रोडक्ट एंड कैटर द डिफरेंट इंफॉर्मेशन, offering the product and services to the target and segmented from the information bucket। और D कहता है ट्रैकिंग द कस्टमर इंफॉर्मेशन ऑन डायनेमिक बेसिस। ए भी होगा, बी भी होगा, सी भी होगा, डी भी होगा, आंसर। और आज हम मॉडल सी का यूनिट नंबर 21 को रिवाइज करें। बहुत ही यूनिक यूनिट है और इसका नाम है सर्विस टेंडर और रिटेल बैंक। यानी बेसिकली एक बैंक एक कस्टमर को सर्विस देता है, वो सर्विस अप टू द मार्क है कि नहीं, सर्विस का जो बेंचमार्क है उसको फॉलो कर रहा है कि नहीं, ये उसी का यूनिट है। यानी मैं कह सकता हूँ कि शॉर्ट में जो हम लोगों ने पढ़ा BCSBI, ये उसी से रिलेटेड।
बीसीएसबीआई क्या होता है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट, यानी कि बहुत सारे पॉइंटर है। कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर हम लोग यहाँ डिस्कस करें। नवंबर 2023 में हमारे देश में एक कमेटी बनी, और कमेटी का पर्पस क्या था, कि प्लान क्या थी, प्रोसीड्यूर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस। और इसके हेड कौन थे, मिस्टर एस एस तारापोर, जिनको हेड बनाया, जो फॉर्मली जो पहले आरबीआई की गवर्नर हुआ करते। तो उनसे कहा गया, भाई द मेन ऑब्जेक्टिव of the committee was to address the issue related to availability of adequate banking services to common people, यानी बैंकिंग सर्विसेज जो बैंक कस्टमर को दे रहा, सही से दे रहा है कि नहीं, एज पर बेंचमार्क दे रहा है कि नहीं। और इस कमेटी ने एज पर देयर मैंडेट आइडेंटिफाई किया उन फैक्टर्स को जिससे कस्टमर को बेस्ट सर्विस दी जा सके, और साथ में क्वालिटी ऑफ बैंकिंग सर्विसेज उसे इम्प्रूव किया। और इन्होंने फील किया, इस कमेटी ने, आफ्टर डीपली डिस्कशन, कि कहीं ना कहीं ग्रास रूट लेवल पर एक ऐसा इंस्टीट्यूशन गैप तो है। मेजर करें परफॉर्मेंस ऑफ बैंक अगेंस्ट द बेंचमार्क द बेस्ट बैंक, यानी कि जो कहा जाता है ना कि ये काम अच्छे से करो, व्हिच इज कॉल्ड बेंचमार्क। अब इस काम को आप अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए परफॉर्मेंस को जांचने के लिए कोई एजेंसी नहीं, कहीं ना कहीं गैप था। यानी कुल मिला के कोड एंड स्टैंडर्ड, कोड एंड रूल। तो इस कमेटी ने डिसाइड किया और कहा एक कमेटी इंडिया में कैसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, तो ये काम मॉनिटर कर, और नाम किया दिया बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में बीसीएसबीआई के नाम। अकॉर्डिंगली द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको सेटअप किया गया बाय 18th of February 2006 को, विद द हेल्प ऑफ आरबीआई एंड बैंक, यानी इसमें दोनों का रोल था। तो बीसीएसबीआई तो बेसिकली प्रकार से वॉलंटरी कोड है। आप अगर मेंबर होते हैं तो आपके लिए रूल को फॉलो करना, और एक बार बड़ी प्यारी सी है, ये एक प्रकार से मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो सेट करता है कि कम से कम अगर आप अपनी कस्टमर को ये सर्विस दे रहे हैं, कम से कम इसकी गाइडलाइन ये होनी चाहिए। और इस कोड का कभी ऑब्जेक्टिव नहीं है कि इंडिया में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है हम उसको सुपरसीड करें, ये कभी नहीं किया। और ये एक फोरम भी नहीं है, जो बीसीएसबीआई है वो एक फोरम भी नहीं है, नॉट ए फोरम फॉर रिड्रेसल ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस, यानी कि दैट मीन्स ये कोई फोरम नहीं है कि जहां आप यहाँ पे कंप्लेन कर दें। ये सिर्फ एक इसका ये काम है, ये कस्टमर को अवेयरनेस कराता, बताता है कि आपके ये राइट्स है, और बैंक को मॉनिटर करता है आपने वो राइट्स की यूज करके आपने कस्टमर को अपनी सर्विस दी है कि नहीं। यहाँ पर पहले 2 पॉइंट आपको याद रखें। कमेटी बनी 2003, कमेटी का टैगलाइन क्या था,
स्लोगन क्या था, नेम क्या था, प्रोसीड्यूर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विस। कौन हेड थे? एस एस तारापुर। और ये बना कब? ये बना 2006, 18 फरवरी। इसमें किसने सपोर्ट किया? आरबीआई और बैंक ने सपोर्ट। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप सभी बैंकों को, और आप मुझे बताइएगा कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, इस वीडियो को आगे देखेंगे, क्या प्रेजेंट में बीसीएसबीआई एक्टिव है कि नहीं है, ये आपको बताना है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब 25 अगस्त 2020 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमेटी, और उसमें डिसाइड किया गया भाई बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर, क्योंकि अब ये सारा काम आपका बैंकिंग लोकपाल का एक डिवीजन है विच इज कॉल्ड सीपीडी, वो देखती है। और फाइनली 2021 को, यानी पिछले 2 साल पहले, इंडिया में सभी बैंकों ने साइन कर दी, यस इसे बंद होना है। इसने क्या किया, ये भी प्रोसेस में है, मतलब खत्म ही हो गया मान के चलिए। इसके 2 रूल हैं। पहला रूल क्या है कि बैंक का कमिटमेंट क्या है कस्टमर के, एक बैंक का कमिटमेंट क्या है कस्टमर के लिए, ये रूल नंबर 1 है। दूसरा, एक बैंक का कमिटमेंट जो माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्या है, एक ऑर्डिनरी कस्टमर के लिए, और दूसरा माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए इसकी क्या कमिटमेंट। जो पहला वाला रूल है वो हमारे इंडिया में प्रेजेंट में 12 लैंग्वेज में अवेलेबल है, 10 रीजनल प्लस हिंदी इंग्लिश। और जो दूसरा वाला है वो 13 लैंग्वेज में अवेलेबल, 11 रीजनल और साथ में 2 हिंदी और इंग्लिश। जो पहला रूल था द कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, इसको रिलीज किया था डॉक्टर वाई बी रेड्डी साहब, आर्मी के भूतपूर्व गवर्नर, एज ए फंक्शन। ये कोड धीरे धीरे बार बार रिप्लेस हुआ, रिवाइज हुआ, 9 में रिवाइज हुआ, 14 में रिवाइज हुआ और 18 में रिवाइज। लेकिन जो प्रेजेंट में लास्ट वर्जन था वो था 18 वाला वर्जन। इंडिया में जो भी मेंबर बैंक है वो टाइम टू टाइम जो भी इंडिया में रूल देते हैं, बनाते हैं आरबी, तो आपको फॉलो करना ही है। हम कभी भी सुपरसेड नहीं करते, हम एक बनाते हैं हायर स्टैंडर्ड और आपको इसको फॉलो करना है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि बीसीएसबीआई का रोल क्या है। नाउ एक बड़ा प्यारा सा पॉइंटर आता है, सर क्या ये रूल हर जगह एप्लीकेबल होगा? आइए देखते हैं। कहता है कि तो जो कोड है अप्लाई टू ऑल प्रोडक्ट एंड सर्विस, यानी कि इंडिया में जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं ये नियम सब पर लागू हो, चाहे आपने वो सर्विसेज मेंबर बैंक की ब्रांचेस से ली हो, उनकी एजेंट से ली हो, उनके बिहाफ में किसी से लिया हो, काउंटर से लिया हो, फोन से लिया हो, पोस्ट से लिया हो, या किसी भी डिवाइस से लिया हो, इंटरनेट से लिया हो, और किसी में, दैट मीन्स अगर किसी बैंक ने आपको ये सर्विस दी, आप पर ये जो रूल नंबर 1 है बैंक कमिटमेंट टू द कस्टमर, बिल्कुल आप पर लागू हो। और अब क्वेश्चन ये आता है सर ये रूल किस पर लागू होगा? आपके बैंक में जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी काम करते हैं,
करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, रिकरिंग, पीपीएफ, आरटीजीएस, एनईएफटी, कॉमन ट्रांजेक्शन, डीमेट अकाउंट, इंडियन करेंसी नोट, जो भी बैंक काम करते हैं, ये नियम सब पर लागू। गाइस यहां तक अगर आपके मन में कोई भी डाउट है प्लीज लेट मी नो। यहां तक कोई भी डाउट है मुझे बताइए। ओके चलिए, अब इनमें कुछ पॉइंटर जरा ध्यान दीजिए कि व्हाट आर द की कमिटमेंट। पहला जो की कमिटमेंट है, राइट टू फेयर ट्रीटमेंट। आप किसी भी कस्टमर, चाहे वो कस्टमर ऑन द ग्राउंड ऑफ एज, इनकम, ऐसा भी, आप उन्हें फेयर ट्रीटमेंट दें। ये पहला सेट ऑफ रूल है और ये पहला बैंकों का कमिटमेंट है। किसके लिए? दूसरा क्या है? राइट टू ट्रांसपेरेंसी। राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग। जैसे आप जो भी कस्टमर को रिक्वायरमेंट इंफॉर्मेशन की वो दीजिए, उनके लैंग्वेज में दीजिए। अगर एक रूरल पर्सन को अगर सही से पढ़ना लिखना नहीं आता तो उसको उसके लैंग्वेज में समझाइए। और साथ में बैंक प्रॉपर ऐड करें, प्रमोशन एक्टिविटीज करें, जिससे हर एक कस्टमर को पता हो हमारे राइट क्या है, हमारा काम क्या है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग, उस पर कितना रिस्क एसोसिएट है, उनकी टर्म कंडीशन, उनके पूरे लाइफ साइकिल में तो पूरी तरीके से आप कस्टमर को बताइए, क्लियरली डिस्क्लोज। नाउ द मेंबर बैंक विल मेक every effort to ensure that contact और एग्रीमेंट से फ्रेम कभी कभी होता है ना कि सर आपको हम इस पे देंगे 12% का और नीचे कंडीशन, या सर आपको हम इस पे देंगे ओनली 5% और नीचे कंडीशन। मतलब यू नीड टू राइट टू ट्रांसपेरेंट, फेयर एंड ऑनेस्ट डीलिंग आपको करना। प्लस कोशिश ये करिए कि आप जो इंफॉर्मेशन देते हैं कस्टमर, लाइक सर्विसेज के, मिनिमम बैलेंस के बाद क्या चल रहा है प्रेजेंट में इंटरेस्ट, तो आप कस्टमर को लाइक मैसेज करिए, पेपर में प्रिंट कराइए, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडियम, डिस्प्ले करिए वेबसाइट पर, या डिस्प्ले करिए अपने ब्रांच नोटिस बोर्ड कि आप सर ट्रांसपेरेंट हैं, मैं पूरा ऑनेस्ट हूँ, मैं किसी कुछ हाइड नहीं करता। अगर मेरे ब्रांच में कोई कस्टमर आता है प्रधानमंत्री जनधन योजना ओपन कर, हम उसको भी वही ट्रीटमेंट देते हैं जो कोई हमारे यहाँ आता है 50 लाख का लोन लेने। यह है पॉइंट नंबर 2, राइट टू ट्रांसपेरेंसी, फेयर एंड ऑनेस्ट डील। राइट टू, अब मेरी सैलरी मात्र मान लीजिए 50,000 मंथली, और आपने मुझे लालच दिया कि नहीं सर ईएमएस सर्विसेज आपके लिए बहुत है,
सर ये पर्सनल लोन ले लीजिए, बहुत अच्छा। अगर सूट ना करे आप मुझे ऑफर मत, वी विल ऑफर यू पर्टन अप्रोप्रिएट टू यू नीड एज पर योर रिक्वायरमेंट। और आपका असेसमेंट करने के बाद भाई आपकी कंडीशन ऑन एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स एंड थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, राइट टू प्राइवेसी, आपका पूरा डेटा इनके पास। और पांचवा बड़ा प्यारा अधिकार है, आपको बताना है कस्टमर को अगर मान लो उनको किसी प्रकार की कंप्लेन करनी, मतलब राइट टू ग्रीवेंस रिड्यूसल कंपनसेशन, कि भाई ये ऑफिशियल है ब्रांच की, जिनको आप कंप्लेन करिए जाके अगर आपको कुछ सर्विस नहीं। बस ध्यान से, तो दोनों मैनेजर्स होते हैं, जो पीएनओ होते हैं, जिनको आप ब्रांच के बाद भी अप्रोच कर सकते हैं। और अगर कोई ना सुने आपके बैंक में, आपको बताना है कस्टमर को भाई जो बैंकिंग लोकपाल है, जो बैंकिंग ऑम्बड्समैन है, आप उससे अपनी कंप्लेन करिए जाए। 5 ये रूल है, तो ये 5 रूल याद रखिएगा। तो पहला कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर भी लागू होता है, और जो दूसरा है तो बेसिकली किसके लिए है, माइक्रो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए। तो दिस कोड वॉज ब्राउट, ये भी कब आया, उसी के साथ 2008 में। ये बेसिकली है कि आप एक एमएसएमई कंपनीज की एक कस्टमर को आप कैसी सर्विस दे रहे हैं, वैसा कोई भी कंपनी जो इस एक्ट में मेंशन है उस पर ये नियम लागू होगा। और इस कोड को जो लास्ट टाइम रिवाइज किया गया वो 15 में रिवाइज किया गया। इसका पर्पस क्या है कि हाउ बैंक आर एक्सपेक्टेड टू डील विद देम फॉर देयर डे टू डे ऑपरेशन एंड इन टाइम ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टी। बाकी पूरा जो पॉइंट मैंने पीछे भी आपको पढ़ा वही सिर्फ सारे रूल इसमें भी। अब विशेष भाई कहती है कि भाई मैंने आपको ये तो बता दिया काम कैसे, अब मुझे बताओ कि अगर काम नहीं करोगे काम कैसे करो, हाउ कैन आई नो। तो उसके लिए इंडिया में उसने स्टार्ट किया रेटिंग देना आपको, और इसमें इनकी मदद करती है कौन, क्रिसिल। जैसे बहुत सारे सैंपल ब्रांचेस हैं, कस्टमर को फीडबैक के लिए कॉल किया जाता है, ब्रांचेस में विजिट करते हैं, ये आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर से रिपोर्ट लेते हैं, फीडबैक लेते हैं, और आपको 100 मार्क्स का एक रेटिंग मिलता है। तो वो 100 मार्क्स क्या है, 20 मार्क्स मिलते हैं आपको कि आपने इंफॉर्मेशन को कैसे फ्लो किया, आप कितने ट्रांसपेरेंसी हैं, उसका स्कोर मिला आपको 22। कस्टमर क्या कहता है आपके बारे में, आप कस्टमर को कितना समझते हो, स्कोर सबसे ज्यादा है 30%। आपने कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे रिड्रेसल किया, उसका स्कोर है 15%। और लास्ट में कस्टमर जो है वो आपको क्या फीडबैक देता है क्रिसिल को बैंक के बारे में, उसका वेटेज है 13%। यानी कि आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, आपका एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, और उस एग्जाम में स्कोर का रिजल्ट देखिए बड़ा प्यारा। अगर स्कोर आया 85 टू एवं आप पास करेंगे, अगर स्कोर आया 70 टू 85 के बीच में तो आप एवं एवरेज है, अगर स्कोर आया 60 टू 70 के बीच में तो आप एवरेज है,
और अगर स्कोर 60 से अब आया, बिलो आया, तो आप बिलो एवरेज। और याद रखिएगा गाइस, ये जो रिपोर्ट है ना, ये रिपोर्ट आपको अपनी वेबसाइट पर डिस्क्लोज करनी। तो हम लोग ने जितने भी पॉइंटर थे यूनिट मेन में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने पूरा डिस्कस कर, जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंटर है ना, वो हम लोगों ने डिस्कस कर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बताइए इसका आंसर क्या। बहुत ईजी है। यू नीड टू आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा? बैंकिंग कोड टेंडर बोर्ड ऑफ। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द परव्यू ऑफ बी। क्या आपको ये बताना है बीसीएसबीआई है, ये नियम कौन सी अकाउंट पर अप्लीकेबल या किस पर अप्लीकेबल? नंबर ए, करंट अकाउंट पर। नंबर दो, पीपीएफ अकाउंट पर। नंबर तीन, नॉन रेजिडेंस अकाउंट पर। नंबर फोर, ऑल ऑफ द एबव पर। ये मैंने क्या बोला कि हर अकाउंट सर्विसेज पर ये नियम लागू हो। बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया का एम क्या है? पहला, प्रमोट करना गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिस बाय सेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड, increase transparency in service, encourage market force to competition to achieve higher operating fee, promote a fair and cordial relationship between the customer and their bank. D, all the above। आपको ये बताना है इसमें से क्या सही है। सारे सही। हाँ, यही मैं कह रहा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने डिसॉल्व कर लिया। क्या डिसॉल्व कर दिया? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको ये बताना है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच विल बी एक्ट एज नोडल डिपार्टमेंट फॉर बीसीएस। यानी आपको ये बताना है कि आउट ऑफ फॉलोइंग ऐसा कौन सा है जो इसको रिप्लेस किया है। पहला, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। दूसरा, बैंकिंग अम्बर्समैन स्कीम 2006। तीसरा, अम्बर्समैन स्कीम फॉर एनबीएफसी। और फोर, अम्बर्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजेक्शन 90। तो मैंने पीछे बोला था इसका आंसर होगा। और इंडिया में अब आ गया है वन नेशन वन लोक। तो जो पुराने तीन थे ना, पहला बैंकिंग लोकपाल 2006, अमर्जमन और एनबीएफसी 2018, और तीसरा अमर्जमन स्कीम फॉर डिजिटल, वो तीनों मर्ज हो गए और बन गया है इंटीग्रेटेड अमर्जमन स्कीम 2000। आज हम मॉडल सी को करेंगे कंक्लूड। एन ऑर्गेनाइजेशन इज कवर
विद डिफरेंट सिस्टम। एक ऑर्गेनाइजेशन में ना बहुत सारे सिस्टम, लाइक हम लोगों ने पढ़ा भी है, MIS होता है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, वो भी उसका मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम बात करें। और ये सारे का काम क्या है, इन सभी के द्वारा डिसीजन लिया जाता है, यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में ये सारे एक प्रकार के प्रोएक्टिव टूल है। ये सारे प्रोएक्टिव टूल है फॉर द डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। नाउ क्वेश्चन ये आता है सर कि व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या आप कर लो MKIS। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज मार्केटिंग इंफॉर्मेशन, क्या होती है। एक ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोसेस, एक ऐसा सॉफ्टवेयर एंड डेटा सोर्स जो हेल्प करता है कंपनीज को एनालाइज करने के लिए मार्केटिंग डेटा को, यानी कि जो भी डेटा हमें इंफॉर्मेशन आती है डेटा के फॉर्म, द पर्पस ऑफ मार्केटिंग, उसी मार्केटिंग डेटा को जो हम एनालाइज करते हैं, दैट एनालाइज करना, कलेक्ट करना, दैट प्रोसेस वी नोन है, जिसे हम कहते हैं MKI। इसमें बहुत सारे पॉइंटर, जैसे अगर मैं पूछूं कि इसके क्या क्या कंपोनेंट है, कोई एक पॉइंट क्लियर करूंगा। सबसे पहला इसका पॉइंट है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और असेंबल करना। वो देखेंगे कितने सोर्स से डेटा कलेक्ट किया जाता है। फिर है हम डेटा को प्रोसेस करते, फिर हम एनालाइज करते, काम का है स्टोर करते हैं और आगे फ्लो करते हैं। तो दीज आर द फंक्शन एंड कंपोनेंट ऑफ MKI। MKI क्या होता है, डिसीजन में आपको सपोर्ट कर। जैसे एक बैंक में जरा सोचिए कि जो डेटा कलेक्ट हो कहाँ से आता, इंफॉर्मेशन नीड टू बी कलेक्टेड on a continuous basis from numerous source to IVR, ad, to branch banking, to mobile banking, to internet. There are numerous source कहाँ से आपके पास डेटा आता है, चाहे इंटरनल होगा और चाहे एक्सटर्नल होगा। सोर्स दो ही होता है, या तो इंटरनल या तो एक्सटर्नल। ना अगर मान लीजिए एक पल के लिए मैं ये कहता हूं कि सोर्स अगर इंटरनल है, उसके क्या क्या सोर्स है, जैसे वेरियस रिपोर्ट और स्टेटमेंट जिनको डिजाइन किया, लाइक आपकी सेल्स रिपोर्ट, आपकी अकाउंट रिपोर्ट, जो आप टाइम टू टाइम पीरियडिकली आप जनरेट करते एज पर योर ऑपरेशनल एस्पेक्ट। दूसरा इसी का पार्ट है एक्सटर्नल डेटा, वो कहाँ से, और ये मेजर पार्ट होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन। द मेजर पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्लो फ्रॉम सेकेंडरी सोर्स का है, या तो हम बोलेंगे सेकेंडरी सोर्स और या तो हम बोलेंगे एक्सटर्नल सोर्स, इंक्लूडिंग न्यूज़पेपर, ट्रेड जर्नल्स, मैगजीन्स, रिपोर्ट ऑफ मार्केट रिसर्च एजेंसीज, एंड कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन है जो हम ऑल्सो प्रोक्योर करते हैं फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, लाइक कंज्यूम, सप्लायर क्या कहता है,
डीलर क्या कहता है, रिटेलर क्या कहता है। तो पहला प्रिंसिपल क्या है फॉर द मार्केटिंग प्रोस्पेक्ट्स, इन्फॉर्मेशन को गैदर करें, कलेक्ट करें। ओके, नाउ ग्रेट। दूसरा मैंने क्या बोला था, हम डेटा को प्रोसेस करें, प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। इंफॉर्मेशन जो मैंने कलेक्ट किया फ्रॉम वेरियस सोर्स इज रिक्वायर्ड टू बी क्लासिफाइड। जैसे इंफॉर्मेशन हम ग्राफ के फॉर्म, समरी के फॉर्म में, फॉर द पर्पस ऑफ एनालाइज करने, डेटा को क्या किया, प्रोसेस किया। फिर हमने उसको डेटा को एनालाइज किया, जो डेटा हमने रिसीव किया और जो हम कर रहे हैं प्रोसेस, वो कितना ऑथेंटिकेट है, और हम उसे करते हैं इवेलुएट इट्स एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। फर्दर द इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस यूजिंग वेरियस statistical and operational research tool so that conclusion are drawn for decision। अगर जरा सोचिए, आपने कैंपेन चलाया कि उस कैंपेन को देखेंगे और जो यूजर देखेंगे, यूजर ने रिस्पॉन्ड किया, उसकी एज 40 to 60 के बीच में, आपने डेटा गैदर किया कि आपका जो प्रोडक्ट है उसी एज के ग्रुप के लिए, और अगर डेटा सही नहीं आया, चलो उसमें वो डेटा आ गया जिनकी एज 70+ है, जरा सोचिए आपका पूरा जो मार्केटिंग कैंपेन है ना, वो काम करेगा, और आप जो पॉलिसी बनाएंगे, जो डिसीजन लेंगे, वो बेहतर नहीं। फिर आपने क्या किया, एनालाइज करने के बाद डेटा को स्टोर किया। द कलेक्टेड एंड प्रोसेस्ड नीड टू बी स्टोर मैनर की कभी काम पर इसे यूटिलाइज कर लें। हम इसे भेज देंगे सेल्स में, हम इसे भेज देंगे मार्केटिंग में, और लास्ट में पहुंचा देना, शो करना। द इंफॉर्मेशन हैज टू रीच द डिसीजन मेकर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम एंड टेक मैनेजमेंट। यही बस इस यूनिट में मेजर कंसेप्ट और मेजर। ना, ये पूरा ग्राफ है, और इस ग्राफ को मैं बताऊंगा रात 9 बजे 9 PM कि इस मॉडल के द्वारा हम कैसे डेटा को आउटपुट कवरेज देते हैं। पहला क्वेश्चन बताइए, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से। यू नीड टू an organization is studied with the different system। में क्या क्या होता है, उसमें सर MIS होता है, उसमें सर CIS होता है, उसमें सर MKIS होता है, तीनों होता है। ये आंसर क्या होगा, दूसरा। ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से बनाइए, ये पूरे यूनिट का ना एक कंक्लूजन है। क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट in respect of MKIS। पहला, marketing information is not concerned with the evaluation of information collect from either primary source or secondary source। दूसरा, the marketing information requirement of a firm are very limited and for on time need। ये कहता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम कलेक्ट करता है डेटा, एनालाइज करता है इंफॉर्मेशन को एज पर सिस्टम इनिशियली डिस्क्राइब, एंड इट इज नॉट कंसर्न विद द टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय मैनेजमेंट।
Typically, most of the information for the marketing information system is collected from the secondary source. Consumer is no relevance for the marketing information since almost entire information is collected from independent source. अब जरा देखिए, बहुत लंबा क्वेश्चन, अगर आपने जल्दीबाजी में आंसर दिया, पहला क्यों गलत है? कहता है जो MKIS वो कंसर्न नहीं, वो तो कंसर्न है ना विद द एवेल्युएशन, तो पहला गलत हो। दूसरा कहता है वेरी लिमिटेड काम है इसका, मल्टीपल डेटा जो हमने स्टोर किया तो मल्टीपल तरीके से यूज कर सकते, दैट मीन्स हमारा भी गलत। सी कहता है मार्केटिंग इंफॉर्मेशन जो डेटा कलेक्ट करता है, एनालाइज करता है एज पर सिस्टम, क्या ये नॉट कंसर्न है? बिल्कुल कंसर्न है। और ई गलत क्यों है? कंज्यूमर को कोई रिलेवेंसी नहीं, इसलिए आंसर हमारा क्या हो गया? ओके, आपको ऐसे को पढ़ना हो, और मैंने हमेशा कहा अगर कॉन्सेप्ट है क्लियर तो GIB और CIB दोनों एग्जाम क्लियर, और अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो एग्जाम क्लियर। हाँ, इसके 4 सब सिस्टम होते हैं, वो कौन कौन से? इंटरनल, रिकॉर्ड, मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम, मार्केटिंग, रिसर्च एंड मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड साइंस सिस्टम। यानी कि दैट मीन्स जो MKIS 4 पार्ट है, कौन कौन? रिकॉर्ड, इंटेलिजेंस, रिसर्च और मैनेजमेंट। आंसर हमारा क्या होगा? अगला, ए गुड MKIS should satisfy बेसिक रिक्वायरमेंट, डेटा यूनिफाइड होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए, सपोर्ट सिस्टम टू द मार्केटिंग डिसीजन, मैचिंग विद द लेवल ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉस्ट इफेक्टिव इन मेंटेन। आंसर क्या? फाइनली आज हम करते हैं इस सेशन को कंक्लूड, और उम्मीद करता हूं कि आपने आज के सेशन से बहुत कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने ओलीबोर्ड JIB CIB यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से करिए सब्सक्राइब, और हमें बताएं कमेंट करके इस वीडियो के नीचे ये सेशन और ये इनिशिएटिव आपको कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच जुड़ने के लिए।